लिखिए, अब आज से शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक कंसेप्ट है, पता है, जो मैं बोलने वाला था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जरूरत पड़ेगी। मतलब ये सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे कई जेई के क्वेश्चंस बेस्ड थे, पता है। और आई डोंट नो मतलब कैसे ये स्किप हो जाता है 10th में, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, शायद मिसलेनियस में दिया हुआ है, आई थिंक। ये कहीं पर आरडी में तो है ही, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए कई स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं इस कंसेप्ट। दिस इज नोन एज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो कहती है कि किसी एंगल का, किसी ट्राइंगल के किसी एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में जिन दो साइड से वो एंगल बना हुआ है। मतलब अगर एबीसी ट्राइंगल है और अगर एंगल ए का क्या बनाया आपने, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और उसने डी पे कट किया, तो आप कहते हो कि बीडी टू सीडी इज एबी टू एसी। ये कई जगह 3D ज्योमेट्री में भी काम आएगा ये, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिखो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिखो BD is to CD is equals to AB is to AC, है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। और इसमें लिखना वेयर AD is the internal angle bisector। एंगल बाइसेक्टर मत लिख देना, सिर्फ क्या लिखोगे। तो एक और प्रॉपर्टी ऐड करूंगा इसी में, फिर मैं इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करूंगा। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करता है, जिस रेशो में वो साइड्स है, कौन सी, AB और AC। अब इसी को एक्सटेंड करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को, कि एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो भी इसको उसी रेशो में डिवाइड करेगा, लेकिन इस बार एक्सटर्नली। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ने किस रेशो में डिवाइड किया है, AB टू AC, लेकिन कैसा, इंटरनली। ये कैसे करेगा, एक्सटर्नली। लिखो जल्दी से। मतलब अगर ये E पॉइंट है, ये E पॉइंट है, तो एक्सटर्नली का मतलब क्या हुआ, BE टू C। कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ। कौन सा रेशियो AB टू AC है, कौन सा, देखो यही कंफ्यूजन। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि अगर ये BC को एक्सटेंड किया तो उसने कहां जाके कट किया, E पर। तो यहां पर कौन सा रेशियो था, BD टू CD। यहां भी वैसे ही होगा, BE टू C। क्या होगा, BE टू C, किस रेशियो में, AB टू AC। तो यहां पे भी लिखो also BE to C is equals to AB is to AC। BE to C is equals to AB is to AC, where A is the external angle bisector of angle A, where AE is external angle bisector of angle A। अब अगली आएगी सबकी डेफिनेशन, किस किस की। अच्छा शॉर्ट में लिख लो, मिड पॉइंट थ्योरम, सेकंड है मिड पॉइंट थ्योरम, थर्ड है BPT। सबको आई होप पता है, हाँ पक्का है ना। मिड पॉइंट थ्योरम और फिर है BPT। अब मैं आपसे कुछ डेफिनेशंस पूछूंगा, जैसे कौन कौन सी। एक तो सबसे पहले सेंट्रॉइड, दूसरी सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर। ये चार तो आपको पता होनी चाहिए। पांचवी जो है वो है एक्स सेंटर्स, जो आपको नहीं पता होगी वो मैं बताऊंगा आपको। सेंट्रॉइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस,
ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं। कौन होता है सेंट्रोइड, जहां पर मीडियंस कट करती है। अब ये तो सबको बताने की जरूरत नहीं कि मीडियंस कौन होती है। कौन होती है? जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है ना। सेकेंड, circumcenter, point of intersection of perpendicular bisectors, point of intersection of perpendicular bisectors, orthocenter। बोलो उसको क्या बोलते हैं? सही बोला तुमने, उसको बोलते क्या है? बाकी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स कौन होता है? ऑर्थो सेंटर, जहां पे कौन कट करते हैं? ऑल्टीट्यूड्स। इन सेंटर, इन सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स बोलना गलत है। कौन होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का जहां पर इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है? क्या बोलते हैं? इन सेंटर। और वो किसका सेंटर होता है? इन सर्कल का। किसका सेंटर होता है? इन सर्कल। और इन सर्कल कौन होता है? वो सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता है, वो क्या कहलाता है? इन सर्कल। और जो तीनों वर्टेक्स से पास होता है वो कौन होता है? सर्कम सर्कल। तो आखिरी डेफिनेशन बची है एक्स सेंटर्स। तीन एक्स सेंटर्स होते हैं। इन सेंटर कौन था? कौन था इन सेंटर? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक्स सेंटर होता है दो एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये कोई ट्राइंगल है तो उसका एक एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल ये रहा, एक ये रहा, और एक ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो इन तीनों ने जहां जाके कट किया, ये पॉइंट क्या कहलाता है? एक्स सेंटर। कितने एक्स सेंटर आएंगे? तीन। इन दोनों से और इससे ये बना, ऐसे एक इसका और इसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे और एक इसका, ये दूसरा एक्स सेंटर। और तीसरा इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर। तो एक एक्स सेंटर ये है। अगर ये ट्राइंगल एबीसी है तो थोड़ा सा इसको सही बना लेना, तो ये इन सेंटर भी आ जाएगा। ये कौन है? इन सेंटर, जहां तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कट करे। और जहां दो एक्सटर्नल और एक इंटरनल ने कट किया वो एक्स सेंटर। तो ए के अपोजिट वाले को हम ई ए नाम दे देंगे, बी के अपोजिट वाले को ई बी नाम दे देंगे और सी के अपोजिट वाले को ई सी नाम दे देंगे। लिखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ two external and one internal angle bisector. Two external and one internal angle bisector. There are three x centers to a triangle. Full stop. There are three x centers to a triangle. किसी ट्राइंगल के तीन x centers होते हैं। जब सॉल्यूशन ऑफ एसओटी पढ़ेंगे ना, तब इन तीनों पे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, पर वो सिलेबस में नहीं है एक्स सेंटर्स। यही सिलेबस में नहीं है एक्स सेंटर्स, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए। चलो और बोलते जाओ जो जो आपको पता हो, और ज्योमेट्री की कोई बात जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट पता हो। मीडियन एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ट्राइंगल के, लिखो।
अब ये सब बातें पता है, पर सोचो, कुछ भी मत बताओ, जो काम की बातें वो बताओ। मीडियन डिवाइड्स एरिया ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। बोलो बोलो, और कुछ दिमाग में आया जो काम की थी बहुत सारी। रेशियो ऑफ areas of two similar triangles are in the ratio of squares of their corresponding sides. Quadrilateral formed by joining midpoints. Quadrilateral formed by joining midpoints of a quadrilateral. क्वाड्रिलैटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलैटरल बनता है वो कौन होता है? एक पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल ले लिया आपने, इस क्वाड्रिलैटरल के अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो हमेशा क्या बनेगा? एक पैरेललोग्राम। और बोलते जाओ, जो जो याद आते जाए बताते जाओ। Triangles on the same base and between same parallels are equal in area. अगर ये याद हो तो बताओ, अगर सुन ली तो भी काम चल जाएगा, कि दिमाग में होना चाहिए। और राइट आइसोलेस ट्राइंगल का एरिया, कोई बताएगा क्या होता है? अब आप ये मत पूछना कि सर किसके टर्म्स में, यही तो मैं आपसे सोचने के लिए बोल रहा हूं कि आप बताओ कि किसी राइट आइसोलेस ट्राइंगल का एरिया। लिखो इसका स्क्वायर। राइट आइसोलेस ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, राइट आइसोलेस ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। कौन है पी? पी कौन है? राइट एंगल वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे डाला गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत काम आती है। कुछ क्वेश्चंस में आपको कुछ और समझ में ही नहीं आएगा अगर आपने ये चीज याद नहीं आई तो। क्या होता है राइट आइसोलेस ट्रायंगल का एरिया? उसकी हाइट का स्क्वायर, और हाइट कौन सी लेनी है? राइट, किसी भी आइसोलेस ट्रायंगल की हाइट एक ही होती है। किसी भी आइसोलेस ट्रायंगल की हाइट कौन सी होती है? जो इक्वल साइड्स होती है उनको बेस नहीं बोला जाता। बेस किसको बोला जाता है? जो नॉन इक्वल साइड है। बोलो, तो वो बेस है तो ऑब्वियसली उस पर परपेंडिकुलर कौन होता है? हाइट। तो किसी भी राइट आइसोलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? उसकी हाइट का स्क्वायर। क्या होता है? उसकी हाइट का स्क्वायर। राइट आइसोलेस ट्रायंगल में किसी भी राइट आइसोलेस ट्रायंगल का एरिया होगा उसका हाइट का स्क्वायर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या होता है? हाँ, जिसने बोला सही बोला है। क्या मतलब? वो सर्कम सेंटर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है। जितना ये होता है उतना ये होता है, और उतने ये परपेंडिकुलर मत बना देना। यहां पर ये परपेंडिकुलर नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टाइसेस, और जो पॉइंट तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है वो कौन होता है? सर्कम सेंटर। मतलब क्या? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट इज दी सर्कम सेंटर। तो दोनों पॉइंट्स लिखने, दोनों तरह से लिखो। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम all the vertices, thus it is circumcenter. चलो वत्सल प्रूव करो बेटा ये बात कि वो तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है।
कौन सी साइड इक्वल है? ये कॉमन है, मतलब एक कॉमन है, ये इक्वल है, और कहां पर 90 डिग्री? यार आप अपनी मन से कोई भी प्रॉपर्टी जोड़ लेते हो। मैंने अभी तो बोला कि वो परपेंडिकुलर नहीं है, मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया है वो। कितना सिंपल है, यहां से एक सर्कल बना दो, तो ये सर्कल का डायमीटर है। कौन है ये? कौन है? तो ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस 2 हो गया। ये तीनों क्या बन गई? रेडियस। नहीं आया? क्यों ये रेडियस है, ये रेडियस क्यों हुआ? क्योंकि ये 90 है, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ये कौन हो गई? कौन हो गई ये? तो डायमीटर का मिड पॉइंट ये कौन होगा? सरकम सेंटर। ये प्रूव हो गया एक स्टेप में। आया समझ में? तो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल इज सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। इट मींस इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस। ये और ये तीनों क्या हैं? बराबर। ठीक है। ये फिगर क्या होता है? ये तो क्वेश्चन था। क्या बनता है ये? कैसे प्रूव करोगे? अच्छा, बोलो रूबिन, क्या? ये दोनों का सम। ठीक है, तो ये दोनों का सम 90 होगा, तो ये भी 90 होगा, और ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, है ना? ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। फिर इन दोनों का सम भी कितना है? 90, तो ये भी 90। तो चारों एंगल्स क्या आ गए? 90। मतलब कभी जरूरत नहीं पड़ी, पर याद होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर दिमाग में रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक स्पेशल प्रॉपर्टी बताता हूं पैरेललोग्राम की। जो भी इसके सेंटर से लाइन पास होगी, सेंटर मतलब कौन? सेंट्रॉइड। कौन इसका? सेंट्रॉइड। वहां से अगर आपने कोई लाइन पास करवाई, जैसे मैंने मान लो ये लाइन पास करवाई यहां से, तो ये दोनों एरियाज इक्वल आएंगे। इसके दोनों, ये दोनों एरियाज इक्वल आएंगे। सेंट्रॉइड नहीं, मतलब हम वो पॉइंट बोल रहे हैं जहां से ये चारों बराबर। ऐसा पॉइंट आ सकता है जहां से चारों बराबर हो? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या किसी पैरेललोग्राम में हमेशा एक पॉइंट ऐसा होता है जिससे चारों वर्टेक्स बराबर डिस्टेंस पर होते हैं? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब हर पैरेललोग्राम कौन साइक्लिक होता है। इसका मतलब हर पैरेललोग्राम क्या होगा? कौन साइक्लिक। अरे चारों डिस्टेंस बराबर, मतलब ये चारों पॉइंट्स एक ही डिस्टेंस पर है, तो इन चारों से कॉमन सर्कल पास करवा सकते हैं। फिर तो वो थ्योरम ही कोई काम की नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। फिर तो वो थ्योरम काम की बची ही नहीं। क्या? कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180। फिर तो हर क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक हो गया। फिर तो हर क्वाड्रिलैटरल क्या हो गया? साइक्लिक, है ना? तो हमें कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, तो वो अभी हमें लिखना है, लेकिन हम वो किसमें लिखेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाली प्रॉपर्टी सर्कल्स में, क्योंकि वो सर्कल में काम किया। अगर आप कहो कि एक पॉइंट ऐसा है जहां से पास होने वाली हर लाइन इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पे डायगोनल्स कट करती हैं, उस पॉइंट से अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, कोई भी लाइन पास करवाओगे, तो वो हमेशा इस पैरेललोग्राम को क्या करेगी? दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगी। इसकी भी कभी जरूरत नहीं पड़ी, पर आपको एक नॉलेज के लिए दे रहा हूं। और काम का जो है बहुत ही ज्यादा, वो लिखो, बहुत बहुत ज्यादा काम का। इन अ ट्राइंगल orthocenter O, in a triangle orthocenter O, centroid G, capital G, centroid capital G, and circumcenter capital C. Orthocenter, centroid and circumcenter are कोलिनियर। आई होप पता होगी ये बात सबको कि
एक ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर क्या होते हैं? कोलिनियर। किसने पढ़ी है प्रॉपर्टी? कौन नहीं बताएगी कभी स्कूल में आप लोगों को? ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की कि किसी भी ट्राइंगल में ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं? एक ही लाइन में होते हैं। हमारा काम सिर्फ इससे नहीं चलेगा, हम इसको और आगे ले जाएंगे और हम कहेंगे कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर एक लाइन में तो होते हैं, उसके साथ में सेंट्रॉइड इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड भी करता है। पता है जेई के कई सारे क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, ध्यान रखना। किसी भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं? कोलिनियर। और सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के जॉइंट को इंटरनली किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1। लिखो। एंड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। Centroid divides the join of orthocenter and circumcenter, orthocenter and circumcenter internally in the ratio 2:1. Internally in the ratio 2:1. इस प्रॉपर्टी को मैं आगे से नाम बोलूंगा ओजीसी। क्या बोलूंगा? ओजीसी। क्योंकि बार बार इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, हमें भी याद रखने में आसानी होती है। क्या बोलेंगे? ओजीसी। क्या मतलब वो ओजीसी का? ओजीस टू जीसी कितना है? 2:1। जहां ओ कौन है? ऑर्थो सेंटर। जी कौन है? और सी कौन है? सरकम सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के जॉइन को सेंट्रॉइड किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब मैं चाहूं तो इसमें एक चीज और ऐड कर सकता हूं, पर वो सिलेबस में नहीं है। आपको ये नॉलेज में एक चीज बताता हूं, काम की चीज, जेई में काम की नहीं है। एक पॉइंट और होता है, पता है, एक बहुत स्पेशल पॉइंट होता है ट्राइंगल में। अच्छा, ये प्रूव करना आपका काम है बाय यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ये आप ट्राई करना, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप ट्राई करना कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये तीनों एक ही लाइन में होंगे। एंड एट द सेम टाइम क्या प्रूव करना है? वो रेशो कितना है? 2:1 है ना। ये ट्राई देना। और एक बात और, जब भी आप ट्राइंगल बनाते हो ना, तो आप लोगों की आदत बन चुकी है ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्विलैटरल। मैं जितनी कॉपी देखता हूं उनको लगता है कि ट्राइंगल हमेशा इक्विलैटरल ही होता है, तो वो वैसे ही बनाते हैं। क्या होता है उससे गलत? अच्छा, उसमें गलत क्या? इक्विलैटरल बना दिया तुमने। पता है तुम्हें कई बार देखता हूं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब सामने वाली साइड पे मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ना, तो उन्हें लगता है वो परपेंडिकुलर है। उन्हें ऐसा लगने लग जाता है जैसे मैंने ये ज्वाइन किया मिड पॉइंट को, तो मुझे लग रहा है कि परपेंडिकुलर है। पता है आप कई बार ऐसा बनाते हो अपने मिड, तो फिर आप अपने मन से जोड़ लेते हो कि वो मिड परपेंडिकुलर। जैसे अभी हुआ था ना, हमने मिड पॉइंट को जोड़ा और हमें क्या लगा कि वो परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि हम फिगर ऐसे बना लेते हैं जिसमें हमको लगता है कि अच्छा ये यहां जाके ज्वाइन होता है तो हमेशा कहा होता है परपेंडिकुलर। तो इन आदतों को सुधारना पड़ेगा। जैसे मैं कैसे बनाता हूं ट्राइंगल्स, अब वैसे बनाऊं। हर चीज अफेक्ट करती है एग्जाम में। तो हमने एक जनरल ट्राइंगल बनाया जिसमें हमने क्या करा, 3 पॉइंट्स लिए, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स लिए फिट ऑफ एल्टीट्यूड्स, मतलब जहां परपेंडिकुलर ने जाके कट किया है वो 3 पॉइंट। 1, 2, 3। कौन से हो गए 6 पॉइंट्स? 3 कौन से हैं? मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। और 3 कौन है? फिट ऑफ एल्टीट्यूड, जहां पे एल्टीट्यूड ने जाके कट किया। 6।
और 3 पॉइंट्स हैं, 3 और बता रहा हूं, कौन से 3? वर्ड, ये पॉइंट कौन है? अरे अभी तो बताया यार, ऑर्थो सेंटर। कौन है? कौन है ये? तो वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट। किसका? इतने पार्ट का मिड पॉइंट। कौन सा पार्ट है ये? वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर के बीच के जो सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट। वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर के बीच का मिड पॉइंट। वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर के बीच का मिड पॉइंट। कितने हो गए टोटल पॉइंट्स? 9। अमेजिंगली इन 9 से एक सर्कल पास करवाया जा सकता है। 9 के 9 पॉइंट्स कौन साइक्लिक है? ये पूरे 9 पॉइंट्स एक ही सर्कल पर आते हैं। एक सर्कल हमेशा बनाया जा सकता है जो इन 9 पॉइंट से पास होता है, और इस सर्कल का नाम होता है 9 पॉइंट सर्कल। क्या होता है? 9 पॉइंट सर्कल। कौन सा सर्कल है ये? कौन सा सर्कल है? जो मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, फिट ऑफ एल्टीट्यूड एंड मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट बिटवीन वर्टेक्स एंड ऑर्थो सेंटर से पास होता है। इन 9 पॉइंट से एक सर्कल पास करवाया जा सकता है। मतलब इन 9 पॉइंट्स, ये सर्कल ट्रायंगल के 9 स्पेशल पॉइंट्स है, उन सबसे एक सर्कल पास करवाया जा सकता है, और इस सर्कल का नाम क्या है? 9 पॉइंट सर्कल। क्या नाम है? 9 पॉइंट सर्कल। और इसके सेंटर का नाम है 9 पॉइंट सेंटर। क्या? 9 पॉइंट सेंटर। और फिर से एक और अमेजिंग बात, वो इसी पे लाई करता है, वो इसी लाइन पे लाई करता है, जिस पे कौन कौन लाई करते हैं? OGC। और एक और बात, वो और सी का मिड पॉइंट होता है। क्या होता है वो? और सी का मिड पॉइंट होता है। तो हम इस प्रॉपर्टी का नाम और सुंदर बना सकते हैं, ONGC। है ना? ONGC तो सुना है ना सबने, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, है ना? तो ONGC, O ऑर्थो सेंटर, N 9 पॉइंट सेंटर, G सेंट्रोइड और C सरकम सेंटर। हमें N की आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी अगर हमें पता करना हो तो ON और NC इक्वल है, मतलब N क्या है? OC का मिड पॉइंट। तो अगर ये लाइन सेगमेंट सिक्स लेंथ का होता, कितनी? 6 लेंथ का, तो ये 3 होती, ये 1 होता और ये 2 होता, है ना? तभी तो ये कितना होता? 4, और ये कितना है? 2। तो क्या रेशो आया? 2:1। ये कितना है? 3। ये कितना है? 3। तो ये 1:1। तो ये किस रेशो में डिवाइड हो रहे हैं? 3:1:2। कोई जरूरत नहीं, अगर आप n याद नहीं रखना चाहते उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया है कि n भी एक पॉइंट होता है। कौन? 9 पॉइंट सेंटर। जो कौन होता है? जो कहां से कैसे बनता है? इन 9 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल के सेंटर को बोलते हैं 9 पॉइंट सेंटर, और सर्कल का नाम है 9 पॉइंट सर्कल। कौन होते हैं 9 पॉइंट्स? मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, फिट ऑफ एल्टीट्यूड्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट बिटवीन वर्टेक्स एंड ऑर्थो सेंटर। ठीक है, उसको बोलते हैं 9 पॉइंट सर्कल, और उस सर्कल के सेंटर को 9 पॉइंट सेंटर, जो इसी लाइन पे लाई करता है, इसी लाइन पे लाई करता है, और NOC का क्या होता है? मिड पॉइंट, है ना? तो वो आपको लगे तो लिख लो, चलो लिख लो। एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, आप इसको अलग से लिखना। OGC हमारा हो गया, उसके बाद लिखना, क्योंकि OGC एक सेपरेट कंसेप्ट है जो जेई का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। A circle passing through the midpoints of sides, or circle passing through the midpoints of sides midpoints of sides, fit of altitudes and the portion of and the midpoint of the segment
and the midpoints of the segments between vertices and orthocenter, is known as 9-point circle, and its center is known as 9-point center. And its center is known as 9-point center. ठीक है, और वो ONGC वाला कंसेप्ट लिख लो. चलो अगला लिखो. एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता है कि सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1. वही सब सोच के रखो ये सारी चीजें. सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1. 2 वाला हिस्सा किस तरफ होता है? ऊपर का क्या मतलब, ये कौन सी डेफिनेशन हुई? ऊपर क्या होता है? हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं. टुवर्ड्स वर्टेक्स. और 1 किस तरफ होता है? ट्रायंगल उल्टा बना दूंगा तो ऊपर कौन हो गया फिर? ऐसा नहीं, मतलब सोच के बोला जाए कि ऊपर क्या होता है. दूसरे हंस रहे हैं, वो भी यही बोलते हैं, है ना. तो वो उन्होंने भी कोई नहीं सोचा है, वो भी ऊपर ही बोलते हैं. किस तरफ होगा? टुवर्ड्स वर्टेक्स. बड़ा वाला पार्ट टुवर्ड्स वर्टेक्स और छोटा वाला पार्ट टुवर्ड्स साइड. अब लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखना है. सबसे पहले फर्स्ट है हमारा पॉइंट्स. फर्स्ट चैप्टर है पॉइंट्स, जिसका दूसरा नाम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. क्या है? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. शॉर्ट में उसको बोलना हो तो पॉइंट्स. सेकेंड विल स्टडी स्ट्रेट लाइंस. थर्ड इट विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. Then circles, parabola, then ellipse, and finally hyperbola. इनको कंबाइनली हम कोनिक्स बोलेंगे. तो पॉइंट, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला. जेई में मैंने आपको बताया था इसका वेटेज करीबन 15% है. पूरे सिलेबस का 15% वेटेज इसमें है. उसमें भी सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला पार्ट है वो पैराबोला और सर्कल. स्ट्रेट लाइन ऐसा है जो इन सब में काम आएगा. मतलब ऑब्वियसली आप सर्कल्स पढ़ोगे तो सर्कल्स में टैंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड, ये क्या होती है? सब स्ट्रेट लाइंस. तो इसका यूज इन सब में आएगा. ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चन कम पूछेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो इन सब में यूज हो रहा है. ठीक है, इसलिए इन दोनों का वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. मतलब कई बार तो ये होता है कि इस पे पूरा पैराग्राफ बनता है, इस पे पूरा पैराग्राफ बन जाता है, पूरा मैच द कॉलम बन जाता है. These are two very important parts of coordinate geometry. और जितना भी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जितने भी कर्व्स 2 डिग्री होते हैं, कितने? 2 डिग्री. वो या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होते हैं, या सर्कल्स होते हैं, या पैराबोला होते हैं, या इलिप्स होते हैं, या फिर हाइपरबोला. इसके अलावा और कुछ नहीं. तो we'll start with points. Rectangular Cartesian coordinates. So first chapter is points. ठीक है, अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यूक्लिडियन ज्योमेट्री देखी, दोनों देखी हुई आपने पढ़ा है. तो कितने स्टूडेंट जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट यूक्लिडियन ज्योमेट्री और दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? आपने लास्ट ईयर पढ़ी है, दोनों ही पढ़ी. लास्ट ईयर दोनों ही थी, 10th में भी थी, 9th में भी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री.
तो आपने कभी सोचा नहीं कि अंतर क्या है? दोनों ही तो ज्योमेट्री, अंतर क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ज्योमेट्री विथ एल्जेब्रा। प्लेन ज्योमेट्री में कभी एल्जेब्रा लगाया है? प्लेन जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री आप यूज करते हो उसमें आप क्या करते रहते हो? थ्योरम ही यूज करते हो। क्या करते हो? थ्योरम। आप जितने भी क्वेश्चन थे उसमें एंगल चेजिंग करते हो कि ये एंगल इससे, ये इससे, फिर इसका डबल ये। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने क्या किया? यूक्लिडियन ज्योमेट्री के लिए सर्कल ये होता है, लाइन ये होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए लाइन ये होती है और सर्कल ये होता है। जब आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ते हो तो अब कभी आपने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी थी क्या? तो आपके लिए यूक्लिडियन ज्योमेट्री में सर्कल सर्कल होता है, लाइन ये होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन भी एक इक्वेशन होगी, सर्कल भी एक इक्वेशन होगी। हर कर्व क्या होगी? एक इक्वेशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ज्योमेट्री विथ एल्जेब्रा। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? आपके पास बहुत लिमिटेड चीजें थी, बहुत लिमिटेड। कैसे? आपको सर्कल्स पे कोई चीज प्रूव करनी है तो कई बार हम नहीं सोच पाते, पर हमारा एल्जेब्रा बहुत अच्छा है तो हम इस पे तो ढेरों ऑपरेशन कर सकते हैं। अब सर्कल पे बहुत सारे ऑपरेशंस नहीं कर पाओगे जो उसकी इक्वेशन पे कर पाओगे। तो जैसे ही ज्योमेट्री में एल्जेब्रा लाया गया, ज्योमेट्री में कई बहुत डिफिकल्ट चीजें आसान हो गई। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यूक्लिडियन ज्योमेट्री में अंतर क्या है? वहां पर कोऑर्डिनेट यूक्लिडियन ज्योमेट्री में एक पॉइंट ये है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट a, b है। ये अंतर है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में पॉइंट ऐसे बनाया जाएगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट ऐसे लिखा जाएगा, है ना? तो जब ऐसा होता है तो आपकी कई बार सोच उस लेवल तक नहीं जा पाती कि उस पर क्या क्या किया जा सकता है, पर जैसे वो एल्जेब्रा बनता है चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी, है ना? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक नाम और है जो आपको 10th की एनसीईआरटी में भी कई जगह लिखते थे, प्रूव एनालिटिकली। वो बोलते थे ना कि प्रूव एनालिटिकली, तो एनालिटिकली का क्या मतलब होता है? प्रूव बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कोई बोलते प्रूव एनालिटिकली पाइथागोरस थ्योरम, सकता है मतलब यूजिंग क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो नोन एज एनालिटिकल ज्योमेट्री। कौन सी? एनालिटिकल ज्योमेट्री। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? ज्योमेट्री विथ एल्जेब्रा। आप यूक्लिडियन में एल्जेब्रा का यूज नहीं करते। तो अब आप यहाँ पर यूक्लिडियन में आपने इसको पॉइंट बनाया है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट, लाइन को लाइन बनाया, यहाँ पर उसकी इक्वेशन, सर्कल को सर्कल बनाया, उसकी इक्वेशन। जैसी इक्वेशन आएगी तो फाइंड कि हम ढेरों ऐसी चीजें कर पाएंगे जो शायद इसके साथ नहीं कर पाते, है ना? तो लिखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑब्लिक एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑब्लिक एनालिटिकल ज्योमेट्री, ऑब्लिक एनालिटिकल ज्योमेट्री इज द ज्योमेट्री विथ एल्जेब्रा, is the geometry with algebra. That is, in coordinate geometry, every figure is represented by its equation. Every figure is represented by its equation. हर फिगर उसकी इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब बात आती है, अगर इस प्लेन पर, प्लेन कौन है? जैसे हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड पर किसी पॉइंट को लोकेट करना है कि वो कहां है, तो अब हमारे पास कितने तरीके हैं? दो। एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो बोलता है कि यहां से इतनी दूर और यहां से इतनी दूर, ये कहलाता है एब्सिसा। क्या कहलाता है? ये एब्सिसा। और ये कहलाता है ऑर्डिनेट, है ना? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर a, b है
तो हम कहते हैं ये A है और ये B है, जो कि थोड़ा गलत है, ये बोलना सही नहीं है। ये लेंथ A नहीं है क्योंकि ये तो -2 भी हो सकता है, ये तो -2 भी हो सकता है, तो फिर ये कैसे हुआ? ये मॉड A है और ये मॉड B, समझ गए? सो अगर मुझे ये पता करना है कि ये पॉइंट इस बोर्ड पे कहाँ है, तो मैं बोलूंगा कि यहां से इतनी दूर चले जाओ और यहां से पहले यहां से इतनी दूर चले जाओ, यहां से इतनी दूर बोलो, और इस डायरेक्शन में जाओ और इस डायरेक्शन में जाओ, तो आप यहां पहुंच जाओ। दूसरा, चलो शुभ, दूसरा बताओ बेटा, दूसरा तरीका यहां तक पहुंचने का क्या है? कैसे, क्या क्या चीजें लगेगी उसके लिए? वो भूल जाओ, ये भी कुछ नहीं है, अब नया बताओ। यहां तक पहुंचने का एक तरीका और क्या है जो तुम सही बोल रहे थे, क्या? अरे पूरा कॉम्प्लेक्स पढ़ा दिया, कॉम्प्लेक्स में a प्लस आई बी को r e की पावर i थीटा लिखवाया है। दूसरा तरीका है ये बोल दो कि यहां से इतनी दूर चले जाओ इतने एंगल पे। पहले कौन से कोऑर्डिनेट्स थे? कार्टेशियन। दूसरे कौन से हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। पहले कोऑर्डिनेट्स कौन थे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। दूसरे कौन थे? पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आपको किसी 2 डायमेंशनल प्लेन पर किसी पॉइंट की लोकेशन पता करनी है, तो यू आर हैविंग 2 डिफरेंट ऑप्शन, 2 डिफरेंट वेज। फर्स्ट इज बाय इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड सेकंड इज बाय इट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स ये r है और ये थीटा, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे r, थीटा। क्या होंगे? r, थीटा, जहां r क्या है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और tan थीटा कितना है? b बाय। वही जो कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट। समझ गए? जल्दी बोलो। तो अगर आपके पास अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है तो पोलर निकाल सकते हैं। a कॉमा b कार्टेशियन है तो पोलर क्या हो जाएंगे? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा tan इनवर्स नहीं लगाना है क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा क्वाड्रेंट है, पर आप ये बोल सकते हो tan थीटा कितना है? b बाय। और अब ये बताओ अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो कार्टेशियन कैसे निकालना है? चलो आकाश आप बताओ बेटा, अगर आपके पास r और थीटा है और a और b निकालना है तो क्या आएगा? a r की टर्म्स में कितना आएगा? a r और थीटा के टर्म्स में कितना है? r, हाँ सिर्फ r cos थीटा। a कितना है और b कितना है? r sin थीटा। गुड, बैठ जाओ। ये r है, ये थीटा है, तो ये कितना हुआ? फिजिक्स में 100 बार यूज करते हो लेकिन मैथ्स में आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा, तो वो मैथ्स से फिजिक्स में गया, फिजिक्स से मैथ्स में लाना थोड़ी है ना। ये r है तो ये कौन है और ये कौन है? तो ऑब्वियसली r cos थीटा और r sin थीटा। तो मैंने आपसे कहा कि कोई पॉइंट से 1,√3 है। कौन है? 1,√3। तो इसको, ये कार्टेशियन है, इसको कन्वर्ट करो पोलर में, तो आप क्या बोलोगे? 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, तो आ रहा है 2। और कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। √3 बाय 1 60 डिग्री, तो पाई बाय 3। तो ये कार्टेशियन, ये पोलर, कार्टेशियन से पोलर। अब पोलर से कार्टेशियन, r cos थीटा, r cos पाई बाय 3 1, r sin पाई बाय 3 √3। समझ गए? तो पोलर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से पोलर में कैसे कन्वर्ट करना, ठीक है? तो किसी भी प्लेन पर अगर कोई पॉइंट को ढूंढना है, ऑब्वियसली आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे ना, है ना? कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे कि कहां पर है। जैसे गूगल भी जब मैप्स में बताता है किसी पोजीशन को, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ बताता है ना, तो वो क्या है? बेसिकली उसके कोऑर्डिनेट्स है कि किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेफरेंस से यहां से इतना दूर और यहां से इतना दूर, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से इतनी दूर इतने एंगल।
समझ गए? तो अगर आपको 2 डायमेंशनल प्लेन पर किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो 2 पैरामीटर्स चाहिए, 3 डायमेंशनल पे करना होगा तो 3 पैरामीटर्स चाहिए। 3 डायमेंशनल प्लेन, 3 डायमेंशनल स्पेस होती। मैंने बोला यहां कोई पॉइंट है, जहां पर मेरा ये मैंने उंगली रख रखी है, यहां कोई पॉइंट है, तो 2 से काम नहीं होगा। आप बोलोगे वहां से मतलब चलो फ्लोर से इतना ऊपर और यहां से इतना दूर, ऐसे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, सारे उतनी दूर है, ये सारे के सारे पॉइंट्स इससे इतने ही ऊपर और इससे इतने ही दूर है। तीसरा बताना पड़ेगा वहां से इतनी दूर, क्या बताना पड़ेगा कि उस वहां वाली दीवार से भी इतना दूर है, तो पकड़ पाओगे। तो 3 डायमेंशनल प्लेन में कितने पैरामीटर्स लगेंगे? 3 डायमेंशनल प्लेन के 3 डायमेंशनल स्पेस में कितने लगेंगे? 3। और 2 डायमेंशनल प्लेन में 2, है ना? 2 कौन कौन से हो सकते हैं? ये और ये, या फिर ये और ये। इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। लिखो, इफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1,√3, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1,√3, then polar coordinates will be 2, then polar coordinates will be 2, क्या था? π/3। as r equals to under root 1 square plus root 3 का स्क्वायर, as r equals to 1 square plus root 3 का स्क्वायर, and थीटा इक्वल्स टू, अब इस केस में थीटा को tan इनवर्स b बाय लिख सकते हैं हम, क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर वो अदरवाइज वो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम जो समझा था उससे अलग अलग देखना पड़ेगा। एंड tan थीटा इक्वल्स टू √3/1, and tan theta equals to √3/1, ठीक है? Similarly, if polar coordinates are √3, -π/4, polar coordinates are √3, -π/4, कई बार -π/4 की जगह -45 डिग्री भी लिखा मिलेगा आपको, है ना? देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स विल बी, बोलो हर्ष, कार्टेशियन विल बी, पोलर है √3, -π/4, कार्टेशियन विल बी, नहीं समझ पाता कि कॉम्प्लेक्स में तो हम यूलर फॉर्म निकाल लेते थे जो इतना टफ होता था, और वही यूलर फॉर्म से यहां लिखना है तो अब एकदम गड़बड़ हो जाती है। अभी लिखवाया कि A होता है r cos थीटा और B होता है r sin थीटा, r दिया है √3, थीटा दिया है -π/4, तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है? √3/√2, -√3/√2, नहीं आया? r है √3 और थीटा है -π/4, cos of -π/4 1/√2, sin of -π/4 -1/√2। आया कुछ समझ में? आया नहीं आया? पक्का? as A equals to r cos theta and B equals to r sin theta, ठीक है? तो सबसे पहली बात हमने ये करी कि पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पोलर सिर्फ इसलिए बता दिया कि आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज पोलर पे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, उसको ऑलरेडी कहां यूज कर लिया हमने? कॉम्प्लेक्स, ऑलरेडी कहां यूज कर लिया? कॉम्प्लेक्स। अब लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपको पता है, इसलिए उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी शायद सबको पता है। कोई ऐसा है जिसने नहीं पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला?
कोई ऐसा बोर्ड हुआ हो जिसमें नहीं हो, वो हर बोर्ड में रहता है ना, पहले स्टेट बोर्ड में नहीं हुआ करता था, एमपी स्टेट में, तो 2 साल 3 साल पहले ऐड कर दिया गया हो। तो पहले स्टेट बोर्ड में डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं होते थे। आपने तो सबने पढ़ा है ना? तो लिखो डिस्टेंस फॉर्मूले में फिगर बना लो, और लिखना ज्यादा नहीं है, फिगर बना लो। प्रूफ सबको पता होगा, प्रूफ सबको पता होगा क्या? पाइथागोरस। क्या था? पाइथागोरस। अगर यही कोऑर्डिनेट्स पोलर में होते तो, यही कोऑर्डिनेट्स पोलर में होते तो, यही कोऑर्डिनेट्स आर थीटा में होते तो आंसर क्या आता? डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स ए बी। अब तो आंसर बोलो आर और थीटा की टर्म्स में। वो तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करके लिख दिया। पता है फिर से प्रॉब्लम यही है कि हम कॉम्प्लेक्स पढ़ने के बाद कॉम्प्लेक्स में भूल जाते हैं, फिर जब दूसरे चैप्टर में उसका यूज आता है तो हमें कुछ याद नहीं आता। बोलो बेटा। Z1 मॉड Z1 कितना है? यही नहीं पता। अरे R1 है ना। यही नहीं पता मॉड Z1 कौन है। रट लिया लेकिन ये नहीं याद है कि मॉड कौन है। अरे लिखे हुए हैं, ये मॉड्यूलस होता है और ये आर्ग्यूमेंट होता है। अरे मैंने आपको स्पेशल फॉर्मूला लिखवाया, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2R1R2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। याद आया? Z1 माइनस Z2 क्या होता है? Z1 माइनस Z2 का मॉड क्या होता है? Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। यही तो लिखा है हमने वहां पर भी। बोलो, यही लिखा है। मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। यहां स्क्वायर था, उसका रूट लगा दिया। ये डिस्टेंस फॉर्मूला इन विच फॉर्म? पोलर फॉर्म। जब पॉइंट्स पोलर फॉर्म में है तो उनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा। डिस्टेंस के बाद कौन सा फॉर्मूला याद किया था? सेक्शन फॉर्मूला। तो लिखो सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन। अब फिर से देखो, अगर मैं कोई पॉइंट बोलूंगा बनाओ तो आप फिर मिड पॉइंट बना दो। इन सारी आदतों से बचना है, मिड पॉइंट ही बनाना है। एक पॉइंट सी ने ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड किया है इंटरनली। कैसे? इंटरनली। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट हो जाता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, है ना? तो ये तो याद कर रखा है। हाँ। इंटरनल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन।
AB के जॉइन को C ने इस बार डिवाइड तो किया है किस रेशो में, m/n, लेकिन इस बार कैसे किया है, एक्सटर्नली, है ना, कैसे किया है, एक्सटर्नली। चलो बताओ इधर से, चलो आप बताओ केशव, एक्सटर्नली मतलब कौन सा रेशो m/n है, सी बी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, नहीं, AC टू BC, बेटा C ने डिवाइड किया है, B बीच में कहां से आ गया, C ने अगर डिवाइड किया है तो C के साथ रेशो ही m/n आएगा, मतलब AC टू BC m/n है, तो यहां भी कौन है m/n, AC टू BC ही कौन है, m/n। ध्यान रखना एक्सटर्नल डिवीजन में जो डिवाइड कर रहा है उसी के साथ रेशो बनेगा, AC टू BC कौन है, m/n। ऐसा कब करता है, जब वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, जब वो आगे जाके कहीं कट करे। तो इस केस में कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, जल्दी बोलो, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कभी आपने कोई पॉइंट किसी लाइन को रेशो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो निकाला और वो रेशो पॉजिटिव आया, तो आप क्या समझोगे कि वो पॉइंट उन दोनों के बीच में, और वो रेशो नेगेटिव आया तो क्या समझोगे कि वो पॉइंट उनके एक्सटेंशन पर है, उस सेगमेंट के एक्सटेंडेड पार्ट पर है। तो जब भी सेक्शन फॉर्मूले से रेशो पॉजिटिव आएगा तो वो पॉइंट कहां पर होगा, उन दोनों के बीच में होगा, और रेशो अगर क्या आ गया, नेगेटिव, जैसे आपको मिला कि C ने AB को -2:1 के रेशो में डिवाइड किया, किस रेशो में, -2:1, तो आप समझ जाना कि C ने उसको एक्सटर्नली 2:1 के रेशो में डिवाइड किया, मतलब C उसके 2:1 होता तो कहां आता, 2:1 होता तो C बीच में आता, मतलब ये 2:1 है, और रेशो कितना आया, -2:1 आया, इसका मतलब क्या आया, ये कितना है, 2:1, C बीच में नहीं है, C एक्सटेंडेड पर है, समझ गए। तो पॉजिटिव के लिए इंटरनल डिवीजन और नेगेटिव के लिए एक्सटर्नल डिवीजन, किसी ने प्रूव किया था ये 10th में, मैं प्रूफ नहीं पूछूंगा, किया था या नहीं किया था, किया था, कुछ हिंट है, याद है कैसे किया था, बोलो सुशांत, पाइथागोरस से आएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स। प्रूफ नहीं करवाऊंगा, ये छोटी क्लासेस वाली चीज है, यहाँ पे मान लेते सी है, ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर, और ये m/n का रेशो, सिमिलैरिटी लगाओगे तो ये x1 है, कौन है ये, और ये x है, ये x1 है और ये x है, तो ये कितना आया, x माइनस x1, ये x2 है और ये x है, तो ये कितना आया, x माइनस x2, सॉरी x2 माइनस x, ये x माइनस x1, ये x2 माइनस x, ये पूरा y2 है और ये y है, तो ये y2 माइनस y, ये पूरा y है और ये y1 है, तो ये y माइनस y1, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या लगा लेना, सिमिलैरिटी, और वो रेशो कितना रख देना, m/n, x भी मिल जाएगा और y भी मिल जाएगा, समझ गए, आया है ना। तो प्रूफ पता होना चाहिए, बस इतना भी पता हो कि कैसे करना है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमें इसकी ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है और ये रेशियो पता है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वन पर तीसरा पार्ट कौन सा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें बहुत सारी और भी चीजें पढ़नी है, लेकिन जो 10th की 3 चीजें थी, डिस्टेंस, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और कुछ और ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट याद आए तो लेके आना, हम लिख लेंगे उसको, और कुछ लगेगा तो, बाकी मेजर हमने सारे लिख लिए, है ना। थैंक यू।
For complete series of lecture, join Catalyzer or download IIT Safalta app from Google Play Store.